और बात करेंगे खबरों की। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की किस्मत का फैसला आज। नाबालिग के यौन शोषण केस में कोर्ट देगा फैसला। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पटियाला हाउस कोर्ट सुनाएगी फैसला। पुलिस की ओर से दायर कैंसिलेशन रिपोर्ट पर आएगा फैसला। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर जो है आज फैसला आएगा और पुलिस की ओर से दायर कैंसिलेशन रिपोर्ट पर फैसला आएगा। तो बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की किस्मत का आज फैसला होना है। नाबालिग के यौन शोषण केस में कोर्ट की ओर से आज फैसला आएगा और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पटियाला हाउस कोर्ट मामले पर फैसला सुनाएगी। नाबालिग के साथ यौन शोषण का मामला है जिसको लेकर पटियाला हाउस कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर जो है आज सुनवाई होनी है, क्या जानकारी है? जो देखिए लगातार के ऊपर काफी आरोप लगाए गए। महिला पीड़न को लेकर आरोप लगाए थे। नाबालिग का किस्सा वो काफी चल रहा था और जो महिला पहलवान जो थे वो काफी समय से धरने पर बैठी थी कि ब्रजभूषण के ऊपर कार्रवाई की जाए और उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद उनको हुए तो उससे इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन आज की जा रही है। पुलिस चार्जशीट तैयार की गई है, वहाँ सपोर्ट कर दी गई। आज उसका फैसला है। अब देखना होगा कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है, कि उनको सजा दी जाएगी दी जाएगी। क्योंकि लगातार उसकी जो महिला थी, जो पहलवान थी उसमें थी, लेकिन लगातार उनकी मांग थी। सरकार ने उसकी कोर्ट में भी संज्ञान लिया और जिस वजह से FIR कराई गई कोर्ट के माध्यम से आज वो सुनवाई है। अब यही अगर उनको जो चार्जशीट तैयार की गई है पुलिस तरफ से उसमें क्या क्या है और उस आधार पर वो उसको प्राप्त किया जी। कब से अजय सुनवाई शुरू हो सकती है? जैसे बता रहे कि करीब 11-12:30 के आसपास ये सुनवाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी वो कोर्ट पहुंचने वाले तो जितना मतलब का फ्लैट है वहाँ से उनको सुनवाई के लिए बुलाया गया है। अब देखना ये होगा कि आखिर इसमें जो कड़े हैं पुलिस के जो अहम मुद्दे हैं, पुलिस ने जो सुनवाई ली है, पुलिस की तरफ से कई ऐसे बयान भी आए थे, पहले भी कई ऐसे बयान चल रहे थे कि उस नाबालिग लड़की नहीं है, उनको बयानबाजी नहीं किया गया। कई ऐसे पुलिस ने पूरे एंगल के माध्यम से चार्जशीट तैयार की गई थी, उसके बाद ही कोर्ट पेश किए, उसको लेकर आज सुनवाई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस और के बीच के जो मुद्दा था, क्या ब्रजभूषण दोषी करार दिए जाएंगे या उनको फिर बेल मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो महिला पहलवान है एक बार दोबारा फिर हो सकता है, क्योंकि इनके खिलाफ काफी कुछ विरोध प्रदर्शन किया गया था, पहले भी एक्शन लिया गया था, फिर मंत्रालय से एक्शन लिया गया था। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। रायबरेली में ब्राह्मण चेहरा उतार सकती है बीजेपी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रायबरेली से ब्राह्मण चेहरा बीजेपी उतार सकती है। कुमार विश्वास, मनोज पांडे के नाम की चर्चा तेज। पूर्व प्रवक्ता अनुपुर शर्मा के नाम की भी चर्चा हुई तेज। कांग्रेस से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की भी खबर सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से रायबरेली में ब्राह्मण चेहरा बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है, जिसमें कुमार विश्वास, मनोज पांडे के नाम की चर्चा हो रही है। तो ये रायबरेली सीट को लेकर जो है चर्चा तेज है और बताया जा रहा है कि ब्राह्मण चेहरा बीजेपी उतार सकती है, जिसमें कुमार विश्वास, मनोज पांडे के नाम की चर्चा तेज हो गई है। वहीं पूर्व प्रवक्ता अनुपुर शर्मा के भी नाम की चर्चा हो रही है। वहीं कांग्रेस से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है रायबरेली सीट को लेकर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियम, रायबरेली में जो सीट है उसको लेकर जो है बताया जा रहा है बीजेपी किसी ब्राह्मण चेहरे को उतार सकती है, क्या जानकारी है?
बिल्कुल देखिए 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं और हर एक सीट का अध्ययन किया जा रहा है और उसमें देखा जा रहा है कि हर एक सीट की जो अपने आप में कहीं ना कहीं जो उसकी वैल्यू है हर एक सीट की है। वैसे में रायबरेली जी प्रियम, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आप बात करें किन किन चेहरों के नाम पर जो है चर्चा तेज है, उनमें कुमार विश्वास, मनोज पांडे के नाम जो है बताए जा रहे हैं और इसी के साथ जो है पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के नाम की भी चर्चा सियासी गलियारों से सामने आ रही है। तो बीजेपी की ओर से ये वो 3 नाम हैं जिसको लेकर बताया जा रहा है कि रायबरेली सीट से इन्हें उतारा जा सकता है और बीजेपी इन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो रायबरेली सीट को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है और बीजेपी किसी ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारने की पूरी कोशिश में है और कुमार विश्वास, मनोज पांडे के नाम की चर्चा तेज है। इसके साथ ही पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का भी नाम इस लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। और प्रियम दोबारा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियम, अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल देखिए हर एक सीट का अपना महत्व है। रायबरेली ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। चूंकि ये हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रही है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती है कि इस सीट को बरकरार रखा जाए और जो समीकरणों के लिहाज से बात करी जाए तो कांग्रेस पर जो तकरीबन 23% जो है वो एससी मतदाता है और 11 से 12% ब्राह्मण वर्ग का मतदाता है। तो ऐसे में बीजेपी चाहती है कि कोई भी सीट ऐसी ना रहे जिस सीट पर जो विपक्षी पार्टियां हैं जो उनकी पारंपरिक सीट कही जाती रही तो उस पर बीजेपी का कब्जा ना हो। जिस तरीके से बीजेपी ने अभी बाई इलेक्शन में आजमगढ़ और रामपुर ये वो दोनों सीटें थी जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो है वो पारंपरिक सीटें उनकी मानी जाती थी, लेकिन उन दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने अपने जो कैंडिडेट थे उनको जीत दिलवाई। तो इसी तरीके का प्रयास होगा कि रायबरेली अमेठी पिछले चुनाव में जो है वो बीजेपी ने अपने नाम करी थी। तो अब कहीं ना कहीं रायबरेली पर भी बीजेपी की नजर है कि उसको भी अपने नाम किया जाए और जो सीट के साथ में एक लोगो लगा हुआ है कि वो कांग्रेस की सीट रही है और जब से ये लोकसभा की सीट बनी तब से लगातार उस पर जो है कांग्रेस का कब्जा रहा है। तो उस परंपरा को कहीं ना कहीं तोड़ने की रणनीति बीजेपी बना रही है और माना जा रहा है कि इस सीट के लिए बीजेपी किसी ब्राह्मण चेहरे पे दांव जो है वो लगा सकती है। मतलब प्रत्याशी जो नामों की चर्चा चल रही है सबसे जो अहम नाम है वो मनोज पांडे का नाम है। चूंकि समाजवादी पार्टी में अभी तक थे, विधानसभा के अंदर सचेतक के तौर पर थे, यानी कि अखिलेश यादव के बाद में सदन के अंदर दूसरे कद के नेता वो थे, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा और जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें बीजेपी के पक्ष में मतदान भी किया था। तो अब माना जा रहा है कि इसका इनाम बीजेपी उनको दे सकती है और जो चुनाव होगा आने वाला लोकसभा का उसमें बतौर प्रत्याशी रायबरेली से जो है वो मनोज पांडे को उतारा जा सकता है। इसके अलावा 3-4 नाम और हैं जिनकी चर्चा चल रही है। एक राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी का नाम चल रहा है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के और फायर बोल्ड नेता के तौर पर जाने जाते हैं। इसी तरीके से जो कवि हैं कुमार विश्वास उनका नाम चल रहा है। प्रवक्ता नुपुर शर्मा जो पहले रही हैं उनका भी नाम इस सीट के लिए चल रहा है। तो देखना होगा बीजेपी क्या कुछ इस सीट को लेकर अपनी रणनीति बनाती है, लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि इस सीट से किसी ब्राह्मण चेहरे को ही बीजेपी जो है मैदान में उतारेगी और उसके जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रयास होगा कि जो एक पारंपरिक सीट कांग्रेस की कही जाती रही उस पर भी बीजेपी अपना कब्जा दिखाएगी, अपना जीत के दिखाएगी और उसके बाद उसके जरिए मैसेज देने का प्रयास होगा कि कोई भी सीट ऐसी नहीं है जहां पर बीजेपी अपने कैंडिडेट्स को अपने समीकरणों के जरिए जिता नहीं सकती है। जी प्रियम, बताया जा रहा है कि अगर रायबरेली से गांधी परिवार से कोई नहीं लड़ता है तो मनोज पांडे की यहां से लॉटरी लग सकती है क्योंकि ब्राह्मणों पर उनकी अच्छी पकड़ है। बिल्कुल देखिए ब्राह्मण वर्ग से मनोज पांडे खुद भी आते हैं और लंबे समय तक उन्होंने रायबरेली में राजनीति करी हुई है। मैंने जैसे कि बताया समाजवादी पार्टी में बड़े पद पे इस समय थे, सचेतक के तौर पर थे, यानी कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के बाद में जो दूसरा पद था वो मनोज पांडे का ही था। तो ऐसे में वो छोड़कर जब बीजेपी में आए हैं तो बीजेपी भी उनको इनाम देना चाहेगी, लेकिन अभी देखना होगा कि रायबरेली सीट से कांग्रेस अपने इस कैंडिडेट को उतारती है। चूंकि बीजेपी हर एक सीट का समीकरण देखती है, जो अपोजिट पार्टी की कैंडिडेट्स है उनको देखती है कि कौन जो है वो कैंडिडेट उतर रहा है और उसके बाद क्या समीकरण सीट के बनने हैं।
तो माना जा रहा है जिस तरीके से चर्चाएं हैं, क्योंकि सोनिया गांधी इस सीट से चुनी जाती रही, लेकिन उन्होंने पहले ही बाकायदा पत्र लिख के इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने अपनी उम्र का कहीं ना कहीं जो है उसके आगे जो है बेबसी बताई है कि अत्यधिक उम्र होने के कारण अब वो जो है सक्रिय राजनीति से दूर होना चाहती है। तो इस तरीके का उन्होंने पत्र लिखा था और अब उन्होंने कहा था कि हमेशा ही रायबरेली की जनता ने गांधी परिवार को अपना आशीर्वाद दिया है, इस बार भी देगा। तो इस बात से कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी जगह पर अब प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। तो ऐसे में अगर प्रियंका गांधी यहाँ पर आती हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर होगा, क्योंकि जिस तरीके से इस समय माहौल चल रहा है और जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी तैयारी करी है, माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर जाकर भी हर एक चीज की समीक्षा करी है, तो उस तैयारी को पीछे करते हुए आकर यहाँ पर जीतना जरूर रायबरेली गढ़ माना जाता है कांग्रेस का, लेकिन उसके बावजूद भी जीत पाना इतना आसान नहीं होगा। और अगर रायबरेली से प्रियंका गांधी उतरती हैं तो जाहिर सी बात है हर बार तरह ये सीट भी काफी चर्चित और काफी हाईलाइट ये सीट जो है वो रहेगी। जी, वहीं अगर हम कुमार विश्वास की बात करें तो हाल ही में जब पीएम मोदी समुद्र के अंदर द्वारका जी पहुंचे थे वहां पर, और उसकी भी कुमार विश्वास ने जो जम के तारीफ की है, क्या समझा जाए, क्या वो ज्वाइन करेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी को छोड़ने के बाद से लगातार उनके सुर जो है वो बदले हैं और अब वो बीजेपी के पक्ष में बयानबाजी करते हुए लंबे समय से नजर आ रहे हैं। कई बार उन्होंने कई मंचों से उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने तारीफ करी है, बीजेपी की रणनीतियों को सराहा है। जब से उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा है उसके बाद से तो ये माना जा रहा है कि चुनाव से पहले वो बीजेपी में आ सकते हैं और जब आएंगे तो बतौर तोहफे के तौर पर बीजेपी जो है उनको राज्यसभा रायबरेली सीट से जो है प्रत्याशी के तौर पर जो है वो उतार सकती है। और कहीं ना कहीं अगर कुमार विश्वास को भी उतारती है तो एक बड़े चेहरे के तौर पर कुमार विश्वास हैं, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि चैलेंज जो है वो दोनों के लिए ही बराबर रहने वाला है। अगर चाहे कुमार विश्वास उतरे या बीजेपी जिस भी कैंडिडेट को सीट से उतारेगी, कांग्रेस के लिए चूंकि वो पारंपरिक सीट जरूर कांग्रेस की रही, लेकिन उसके बावजूद भी जीत पाना इतना आसान नहीं होगा। जी प्रियम, नुपुर शर्मा को लेकर भी बताया जा रहा है कि जो महिला वर्ग है उनमें राष्ट्रवाद का संदेश देने के लिए नुपुर शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है बीजेपी की ओर से। नुपुर शर्मा को लेकर अगर आप चर्चा करें तो देखिए, क्योंकि प्रियंका गांधी अगर उतरती हैं तो महिला बनाम महिला की एक फाइट जो है वो भी देखने को मिलेगी, तो साफ तौर पर काफी बीजेपी को फायदा मिल सकता है। इसके अलावा जिस तरीके से एक बयानबाजी के बाद में नुपुर शर्मा चर्चा में आई थी तो एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो उनके समर्थन में उतरा था। और कहीं ना कहीं चूंकि जैसा मैंने बताया कि रायबरेली सीट पर भी बड़ी संख्या में एससी और ब्राह्मण वर्ग के जो मतदाता हैं, तो वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर बीजेपी चाहेगी कि इसका वो फायदा ले और नुपुर शर्मा को अगर बतौर कैंडिडेट को उतारती है तो उसका साफ तौर पर कहीं ना कहीं चुनावी फायदा बीजेपी को मिलेगा। जो कहीं ना कहीं जो विवादित बयान उनका आया था और उसके बाद में जिस तरीके से एक पक्ष उनके पूरे विरोध में था और एक पक्ष उनके पूरे समर्थन में था, तो कहीं ना कहीं समर्थन वाले पक्ष का फायदा बीजेपी इसके जरिए ले सकती है। और इसीलिए माना जा रहा है कि इस सीट से उनके नाम को लेकर भी चर्चा है कि अगर जो है इस पे प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने उतरती हैं तो महिला बनाम महिला की फाइट, चूंकि हमेशा से कांग्रेस देखें तो आप महिलाओं पर जोर दिया, 2022 का चुनाव भी जो कांग्रेस ने विधानसभा का यूपी में लड़ा था तो उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने की बात जो है वो प्रियंका गांधी ने करी थी। तो कहीं ना कहीं इस बात का कार्ड जो है वो यहाँ पे नुपुर शर्मा हो सकती है। और इसके अलावा एक नाम की और भी जो चर्चा चल रही है इसमें सुधांशु त्रिवेदी का भी नाम है कि उनको भी बतौर प्रत्याशी इस सीट से उतारा जा सकता है। हालांकि बीजेपी चूंकि अपनी रणनीति के लिए जानी जाती है और कई बार जो कयास लगाए जा रहे होते हैं उनके विपरीत बीजेपी जो है वो सोच रही होती है और उस तरीके की चीजें उसकी तरफ से देखने को मिलती हैं। तो अभी भी इस तरीके के केवल कयास लगाए जा रहे हैं, देखना होगा सूची जारी होगी तो बीजेपी ने क्या इसको लेकर रणनीति बनाई है और उस रणनीति के लिहाज से कौन प्रत्याशी जो है वो फिट बैठता है जिसको बीजेपी बतौर प्रत्याशी रायबरेली सीट से उतारती है। जी प्रियम, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज सुबह 11 बजे से बैठक का आयोजन किया जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व की बैठक में तय बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। तो लखनऊ से जानकारी सामने आ रही है, 13 एमएलसी प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा होगी। विधान परिषद की सीटों पर 21 मार्च को चुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल होंगे। भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी शामिल होंगे। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक होने जा रही है। सुबह 11:30 बजे से कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी शामिल होंगे। और लगातार प्रियम पाठक हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियम, आज यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है, क्या जानकारी है?
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से कल चर्चाएं चली थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, दिल्ली से आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात करी और इस बात को कहा गया कि उन्होंने एक सूची जो है वो राज्यपाल को सौंपी है जिन मंत्रियों को अब मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। ठीक उसी को लेकर आज भी चर्चा चल रही है कि बीजेपी की कोर कमेटी की ये बैठक है और उसमें जिन नामों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है उनको लेकर आज इस जो कह सकते हैं जो एक बैठक है उसमें जो है चर्चा की जाएगी। कोर कमेटी की ये बैठक है जिसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और इसके अलावा अन्य जो कोर कमेटी के पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इसके अंदर दो एजेंडे मुख्य तौर पर आज रहने वाले हैं। एक जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है उसमें किन किन चेहरों को जगह मिल रही है इसको लेकर चर्चा की जा सकती है और इसके अलावा जो 11 एमएलसी की सीटें खाली हो रही हैं उन पे किन प्रत्याशियों को उतारा जाएगा और उसको लेकर कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको अब विधान परिषद बीजेपी जो है वो भेजना चाहेगी, तो उसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है और आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति है इस पर भी चर्चा होगी। जिस तरीके से अभी फीडबैक देखने को मिल रहा है तो हर एक चीज को लेकर जो विश्लेषण किया गया इन चीजों को लेकर आज चर्चा हो सकती है। काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है और 2 घंटे तक तकरीबन जो है कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर बैठक चलेगी जिसमें सभी कोर कमेटी के जो सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे और इसके अंदर मंत्री विस्तार के जो चेहरे हैं जिसमें माना जा रहा है कि बीजेपी से भी एक दो चेहरों को जो है वो जगह दी जा सकती है जो उनके सहयोगी दल है आरएलडी, उससे एक चेहरे को राज्य मंत्री के तौर पर जो है वो जगह मिल सकती है। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर हैं, समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में वापस फिर से उन्होंने घर वापसी करी है, तो अब माना जा रहा है कि उनको भी इस जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसमें जगह मिलेगी। दारा सिंह चौहान का नाम चल रहा है और एक सबसे अहम जो नाम है वो है आकाश सक्सेना का नाम। रामपुर से विधायक हैं, आजम खान के खिलाफ प्रभावी पैरवी करके उन्होंने जिस तरीके से आजम खान के खिलाफ जो है प्रभावी पैरवी करी है उसी का नतीजा है कि आजम खान आज जेल में है, तो कहीं ना कहीं उसका एक कह सकते हैं कि रिटर्न गिफ्ट के तौर पर बीजेपी उनको दे सकती है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। और इसके अलावा अगर आकाश सक्सेना को बतौर मंत्री के तौर पर शामिल किया जाता है तो उसके जरिए एक मैसेज भी जो है वो रामपुर और रामपुर के आसपास की सीटों में जाएगा जिसका साफ तौर पर बीजेपी आने वाले लोकसभा के चुनाव में फायदा लेना चाहेगी। और इसी तरीके से इन नामों को लेकर चर्चा चल रही है। आरएलडी से एक नाम की चर्चा है और 2 अन्य नामों को माना जा रहा है इसमें जगह मिल सकती है। तो 6 से 7 सदस्य जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार में जो है सीएम की कैबिनेट में या मंत्रिमंडल में जो है वो शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा जो 11 एमएलसी की सीटें खाली हो रही तो उनमें किन लोगों को विधान परिषद भेजना है इसको लेकर भी आज इस कोर कमेटी की बैठक में चर्चा हो सकती है। जूही जी, इसमें खुद जो है सीएम शामिल होंगे, इसके अलावा भी दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे और बैठक में जो है ये अपने मंत्रियों और कार्यकर्ताओं को क्या कुछ रणनीति बनाने के जो है मंत्र दे सकते हैं। देखिए, आज की जो बैठक है उसमें कार्यकर्ताओं की बैठक नहीं है, वो कोर कमेटी की बैठक है। कोर कमेटी की बैठक में सिर्फ वो लोग शामिल होते हैं जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, जो कोर टीम है वो इसमें शामिल होगी और उसमें वहां पे मंथन किया जाएगा कि क्या कुछ रणनीति बने, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो, चाहे फिर एमएलसी की जो सीटें खाली हो रही हैं उनको लेकर हो, तो उन सभी जगहों पर किस तरीके से पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से रणनीति को इम्प्लीमेंट करना है, इन सभी चीजों को लेकर इसमें चर्चा होगी। इसके अलावा पार्टी की अगर कोई रणनीति बनती है जिसको एग्जीक्यूट कराना है ग्राउंड लेवल पर, माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर, तो उसको कहीं ना कहीं बीजेपी एग्जीक्यूट उस तरीके से करवाएगी। तो क्या तैयारी है, मौजूदा वक्त में क्या स्थितियां देखने को मिले, हर एक चीज को लेकर इसमें समीक्षा जो है वो कोर कमेटी करती हुई नजर आएगी। जी प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।